तो हम लोग पीछे के क्लास में ब्रोस्टेंट-लोरी थ्योरी के कंसेप्ट को पढ़े थे। फिर हम लोग अरेनियस के कंसेप्ट को पढ़े। फिर उसके बाद से उसके कितने ड्रॉबैक है, कहाँ-कहाँ उसके बेनिफिट है, ड्रॉबैक है, हम सारी चीज़ों को हम लोग पीछे के क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर आप पहले दिन अगर देख रहे होंगे लेक्चर, तो आपके पीछे में आपको इसके प्लेलिस्ट में आपको दिए गए हैं बहुत सारे लेक्चर, आप वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो एसिड बेस चैप्टर का एकदम बिल्कुल नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। नया इसलिए है कि आप अर्हेनियस, ब्रोस्टेंट-लोरी, लुईस, ये सब चीज़ें क्लास 9 से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप क्लास 9 से सुने हुए हैं। लेकिन जो आज हम आपको लक्स फ्लॉड मेथड सिखाएंगे, लक्स फ्लॉड मेथड जो है ना तो आप 9th में सीखे, ना 10th में सीखे, ना 11th 12th कहीं भी आपको ये सीखने को नहीं मिला। ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए फ्रेश है। ठीक है, कोशिश करिएगा ताकि इसको समझने में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत आसान भी टॉपिक है, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है। ठीक है, उससे आपसे आप बहुत से समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का क्या एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, आज उसी कंसेप्ट को मतलब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे लक्स फ्लॉड कंसेप्ट का। लक्स फ्लॉड कंसेप्ट में होता क्या है, कहते हैं कि इसमें एसिड और बेस दो कहानियां मिलती हैं। ठीक है, कहा कि जो लक्स फ्लॉड कंसेप्ट में होता है कि एसिड वो होते हैं, कहा लक्स फ्लॉड कॉन्सेप्ट में एसिड होते हैं जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। एसिड वो होते हैं, एसिड जो होता है वह क्या करता है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो बेस होता है वह ऑक्साइड आयन क्या होता है, डोनेट करता है। यानी कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होता है वह एसिड होता है, और जो ऑक्साइड आयन डोनर होता है वो क्या होता है, आपका जो ऑक्साइड आयन डोनर होता है वो आपका बेस होता है। तो आप अगर इसमें लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लॉड कंसेप्ट, an acid is an oxide ion acceptor, an acid is an oxide ion acceptor, and a base is an oxide ion donor, ऑक्साइड आयन डोनर। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। अगर इसे हम एग्जाम्पल पर लेकर आए तो कैसे, अगर हम इससे लक्स फ्लॉड एसिड, हम यहां पर एक लिखते हैं आपका लक्स फ्लॉड बेस, और यहां बनाते हैं आपको लक्स फ्लॉड एसिड, और ये दो जब मिलता है तो आपस में क्या बनेगा, जाहिर सी बात है ना कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए कि एक बेस हम ले लें कैल्शियम ऑक्साइड, अगर ये CO2 के साथ मिलता है तो एक ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, इसको देगा, ऑक्साइड देता, ऑक्साइड का मतलब था ऑक्सीजन 2 माइनस आयन, अपना ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है, जैसे ही ये ऑक्साइड आयन इसको देगा तो क्या बनेगा, CaCO3, नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में से कैल्शियम ऑक्साइड में से ऑक्साइड यहाँ गया तो यहाँ से क्या बन गया, CO, दो ऑक्सीजन था तो हो गया 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास एज ए बेस के रूप में काम करेगा, और ये जो होगा एज एसिड के रूप में काम करेगा। इसी तरह से बेरियम ऑक्साइड BaO, जब ये SiO2 के साथ मिलता है तो बनता है BaSiO3। ठीक है, इस तरह से अगर 6 मोल सोडियम ऑक्साइड जब मिलता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ P4O10 के साथ तो बनता है सोडियम फॉस्फेट Na2PO4 सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, उस तरह से
कैल्शियम ऑक्साइड जब SiO2 के साथ मिलता है तो बनता है कैल्शियम सिलिकेट। इस तरह से आपके पास तमाम एग्जाम्पल मिलते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस की प्रोपर्टी को शो करते हैं। अब देखो जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, जो जिसके पास अपना ऑक्साइड आयन डोनर करने की टेंडेंसी होगी, जो डोनेट करेगा वह कहलाएगा आपका क्या चीज, एसिड। और जो डोनर होगा वो कहलाएगा बेस, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं एसिड। आई होप आपको सारा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स को हम अलग अलग अगर ब्रेक भी करें, ठीक है, तो कहते हैं कि जितने भी एसिड और बेसिक के कंसेप्ट होते हैं तो किसी किसी में ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दे समझो, अगर हम जिंक ऑक्साइड को देखें तो जिंक जब टूटता है तो बनता है Zn2 प्लस और O2 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड Zn2 प्लस और O2 माइनस में टूटता है। अगर यही जिंक ऑक्साइड, ठीक है, अगर ये O2 माइनस के साथ मिल जाए तो ये बना लेता है ZnO3 2 माइनस। ZnO2 सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर 2 होगा ना, ZnO2 2 माइनस। अब बताओ, यहीं पर जिंक ऑक्साइड यहां पर अपना ऑक्साइड को डोनेट किया तो एज ए किस रूप में काम किया, यहां पर बेस के रूप में काम किया। यहीं पर ये ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करता है तो एज ए किस रूप में काम करेगा, एसिड के रूप में काम करेगा। उसी तरह से अगर आप Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को देखोगे तो टूटता है ये 2L3 प्लस और प्लस 3O2 माइनस। ठीक है, यही एल्युमिनियम अब यहां पे चूंकि अपना ऑक्साइड को डोनेट किया है तो ये ऐसे किस रूप में काम करेगा, बेस के रूप में काम करेगा। लेकिन यही Al2O3 जरूरत पड़ने पर ये O2 माइनस को लेकर यहां से 2AlO2 माइनस बना लेता है। तो यहां पर ये एज ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है तो किसके रूप में काम करता है, बेस के रूप में। तो आप कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो वहां पर आपको एक बड़ा अलग चीज मिलता है। क्या मिलता है कि एक मालिक्यूल जो एक जगह बेस के रूप में काम करता है और वही उसके जगह पर एसिड के रूप में काम करने लगता है। मतलब कि आपको अगर याद होगा तो जब हम लोग पढ़ रहे थे ब्रोस्टेन-लोरी का कंसेप्ट, तो वहां पर भी हम लोग सीखे थे कि कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक दोनों टेंडेंसी होती है, दोनों क्राइटेरिया होता है उनको शो करने का। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उससे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, एम्फोटेरिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेवियर शो करते हैं। तो आप इसको मार्क करके लिख भी सकते हो कि जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड having both tendency means they can behave like acid as well as base. Such type of complex is called amphoteric complex. ठीक है, such type of complex is called amphoteric complex. ठीक है, अब देखो कहते हैं कि अगर जो हमारे पास एसिड और बेस हमको मिलता है तो इसके एसिड और बेस को अगर हाई टेम्परेचर पर अगर हम हीट कर दें, इसके एसिड और बेस को अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट कर दें तो सबसे बड़ा चीज होता है कि ये ब्रेक हो जाता है, मतलब ये टूट के अलग अलग आयनों में विघटित हो जाता है। तो लिखिए नीचे, लिखिए व्हेन एसिड एंड बेस is heated at high temperature, then it can break in on ionic state. तो यहां पे सोडियम फ्लोराइड एल्युमिनियम फ्लोराइड के साथ अगर मिलता है और टेम्परेचर हम काफी ज्यादा कर दें
यहाँ पे हाई टेम्परेचर ले लें, तो आपको पता है क्या होता है कि ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ से सोडियम जो है, अब यहाँ 3 सोडियम है, ये ब्रेक होता है तो बनता है 3Na प्लस, और फ्लोराइड जो है एल्युमिनियम के साथ मिलेगा तो यहाँ पे 3 फ्लोराइड, 3 इसके साथ मिलेगा AlF6, और ये 3 यहाँ पे जाएगा तो 3-। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने आयंस में भी ब्रेक होने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब नीचे लिखिए लिमिटेशन ऑफ लक्स फ्लोट कंसेप्ट। लिखिए दिस कंसेप्ट इज reduced from the Lewis acid base concept, Lewis acid base concept, and उष्णवाक USANOVCH उष्णोक या स्नोक कंसेप्ट, स्नोक्स एसिड बेस कंसेप्ट। आपको स्नोक्स एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में आपको यहां नहीं पढ़ना है, ये आपका पीजी लेवल का चीज है। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग अगला कंसेप्ट है डालिए, नया कंसेप्ट है, उसका नाम है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। अगला हेडिंग है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। अब ये सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट क्या करता है? कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास है और उस कॉम्प्लेक्स को जब हम किसी सॉल्यूशन में, जब उसको सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मतलब जब कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट जब आपस में मिलता है तो सॉल्यूशन का जो निर्माण होता है, तो कह रहे हैं कि कोई भी जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो क्या करता है कि इनके पास सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है, और वो सेल्फ आयोनाइज होकर वो या तो वो मतलब खुद एसिड और बेस दोनों टेंडेंसी रखने की क्षमता रखता है। बात नहीं समझ में आई? उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हमको दे दिया जाए, कि किसी तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स हो और कॉम्प्लेक्स में कहे कि अगर वह हमारे पास जिनके पास प्रोटॉन यानी कि जो प्रोटोनिक होते हैं, मतलब कि जिनके पास H+ आयन देने की टेंडेंसी होती है, वो तो अपना एसिड के रूप में तो काम करते ही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास एसिड H+ आयन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो भी जो होते हैं वो एज ए एसिड के रूप में शो करना, यानी कि एसिड की तरह अपनी बिहेवियर दिखाने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब ये बातें कुछ हजम नहीं हुई, तुमने कहा कि मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, किस तरह से आप समझाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोटिक होते हैं, मतलब कि जिनके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है, वो एज ए एसिड के रूप में तो काम करेंगे, नो डाउट, लेकिन अगर जो H+ आयन नहीं देते हैं, जिनके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो भी जब सॉल्वेंट के साथ, मतलब कि जब वो सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऐसे कंडीशन में भी वह अपना जो एज ए प्रॉपर्टी एसिड की तरह प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मतलब कि जो प्रोटॉन नहीं देगा वो तो एसिड है ही, लेकिन जो जो देगा वो तो एसिड है ही, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो भी क्या करता है कि जब एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, ध्यान रखेंगे, जब एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करता है तो वो भी क्या करता है कि वह एज ए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है। अब ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, जितने भी कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटॉन देते हैं, इस बारे में तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, अरेनियस ने भी कहा, ब्रोस्टेड लोरेवे ने भी कहा, आपको सारे साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो H+ आयन यानी प्रोटॉन देते हैं वह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक नई चीजें निकल कर आई कि जो H+ आयन नहीं भी देते हैं, मतलब कि जो प्रोटॉन डोनर नहीं भी होते हैं, उन लोगों के पास भी एज ए जब सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं तो उनके पास एज ए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी आ जाती है। अब ये कैसे काम करता है उसको अब समझने की अगर हम कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिनके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं है तो उनके पास सेल्फ आयोनाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है, जिसी को आगे चलकर उन्होंने एक टर्म दिया ऑटो आयोनाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स है जब एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, किसके रूप में, एज सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, तो उसके पास क्या होता है कि ऑटो आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होती है, वो अपने आप खुद आयोनाइज होने लगता है। ठीक है, वो खुद आयोनाइज होकर एक नए मतलब कि वह एज एसिड और बेस की तरह शो करने लगता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस कंसेप्ट को हम बारी बारी समझाएंगे कैसे ये काम करता है, इसमें क्या क्या आगे की कहानी है। तो लिखिए, द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन in 1905 and was further developed by Cady Easley, Cady Easley in 1928, 1928. The definition of acid and base provided by the concept can be applied for the definition of acid and base provided by this concept can be applied for प्रोटोनिक, ब्रैकेट में आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, प्रोटोनिक ब्रैकेट में एग्जाम्पल में लिखो H2O CH3COOH N2H4 NH3 H2SO4 HNO3, जितना आपको हो सके HCN etc, and also for non-protic एग्जाम्पल में लिखो SO2 हाइपोक्लोरस एसिड COCl2 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड BRF3 N2O4 etc। सॉल्वेंट ब्रैकेट बंद करके सॉल्वेंट। देखिए, ऑन दिस बेसिस द कंसेप्ट, अब बेटा इसको डबल इन इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है, ये सॉल्वेंट सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, इसको हम लिखवा रहे हैं, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। देखिए, सॉल्वेंट अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑटो आयोनाइजेशन, एंड गिव cation and anion which are termed solvent cation and solvent anion respectively। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटिक हो या नॉन प्रोटिक हो, जो एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा और सॉल्वेंट पे काम करने के बाद उसके पास सेल्फ आयोनाइजेशन की कैपेबिलिटी होगी, और सेल्फ आयोनाइजेशन से आयोनाइज होकर वो क्या करेगा, वह एसिड और बेस का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखेंगे। उन्होंने फिर क्या कहा कि जो H+ आयन देगा वो प्रोटिक तो होगा, वो तो एसिड के रूप में काम करेगा ही करेगा,
ठीक है। लेकिन जिनके पास H प्लस आयन देने की टेंडेंसी नहीं है, वो नॉन प्रोटिक अगर है, वो भी एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करके वह उसके पास सेल्फ आयनाइजेशन की कैटेगरी होगा। और क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कैटायन या कैटायन सॉल्वेंट या सॉल्वेंट एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब ये किस तरह से काम करता है ऑटो आयोनाइजेशन का, हम इसको अब एक एक करके समझते हैं। ठीक है। अगर ऑटो आयोनाइजेशन, अगर वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन करें, ठीक है, तो किस तरह से काम करेगा। हम लक्स फ्लोड मेथड को आप मिटा दें। समझिएगा, ऑटो आयोनाइजेशन का कंसेप्ट किस आधार पे काम करता है और किस तरह, तो कहा सबसे पहले ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर करें। ठीक है, तो अगली पहला है हमारा ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर आप H2O को देखोगे तो बेटा H2O जो टूटेगा वो अपना H प्लस और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो जो ये H है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, कहते हैं ना हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है इसका नाम, हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोजन के रूप में काम करता है। और जो OH होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। अब देखो, उन्होंने कहा कि जो आयोनाइज हुआ, ये चूंकि ये H2O एज ए प्रोटिक के रूप में काम करता है, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसी के आधार पर इसको कहे कि इसका नाम होता है हाइड्रोनियम एसिड। ठीक है, और ये जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल बेस। उन्होंने क्या कहा कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं खुद से आयोनाइज होकर अच्छा जब ये सॉल्वेंट के रूप में काम करेंगे तो उनके पास सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी होगी, और सेल्फ आयोनाइज होकर जो होगा वो कैटायन और एनायन में परिवर्तित होगा। जो उसका कैटायन होगा या एनायन होगा वह एज ए एसिड और बेस के रूप में काम करेगा। आई बात समझ में। तो ये कैटायन या हाइड्रोनियम आयन जो है वह एज ए कैटायन के रूप में काम किया, एज ए हाइड्रोक्सिल आयन एज एनायन के रूप में काम करता है, तो वह इसके अपने एसिड और बेस होते हैं। तो उनका कहना सीधा सा, जो कॉम्प्लेक्स खुद आयनाइज होकर क्या करते हैं, वह अपना आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। आप देखे होंगे ये जब आयोनाइज होते हैं, जब H प्लस, इसी H प्लस आयनाइजेशन होने के बाद जब ये H2O से H प्लस आयन मिलता है तो क्या बनता है H3O प्लस कहते हैं, पढ़े होंगे ना आप हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ से H3O प्लस बनता है। ठीक है, इसके शुरुआत में ही हम लोग सीखे थे। उसी तरह से अगर हम 2NH3 लिक्विड स्टेज में अगर हमारे पास अमोनिया है, ध्यान रखेंगे ये अमोनिया किस स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में अमोनिया है। जब ये सेल्फ आयोनाइज होता है तो बनता है NH4 प्लस और NH3 माइनस। ठीक है, तो ये जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अमोनियम आयन। क्या नाम देते हैं इसको, हम लोग अमोनियम आयन देता है। और जो अमोनियम आयन है वह एज एसिड के रूप में काम करेगा क्योंकि इसके पास क्या है, कैटायन है। और ये हमारे पास जो होता है वो कहलाता है एमाइड आयन, और ये एज ए किस रूप में काम करेगा, बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स को, जैसे हम आपको दे दें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जब ये टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, एज ये एसिड के रूप में काम करेगा और ये एज अ बेस के रूप में काम करेगा। इसी तरह से कई सारे कॉम्प्लेक्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि NH2 पोटेशियम एमीन, जब ये टूटता है तो यहाँ से क्या बनेगा, K प्लस में और NH2 माइनस में, ये एज अ एसिड के रूप में काम करेगा और ये एज अ बेस के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके हम लोग नए नए तरीके अपनाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, आप चाहो तो इनको आपस में मिलाकर अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अगर हम देखें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जब पोटेशियम एमीन के साथ मिलता है, गौर समझिएगा,
तो क्या बनता है यहाँ से KCl और NH3 बनता है। कैसे बनता है, यहाँ से टूटेगा प्लस और ये क्या माइनस में, यहाँ से टूटेगा प्लस और ये माइनस में, यहाँ से मिलकर KCl बन जाएगा, NH2 है NH4 है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे NH3 बन जाएंगे। और ये रिएक्शन जो होता है वह एक्वस NH3 बनेगी। जनरली वह लिक्विड स्टेज में अमोनिया के प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, तो उनका सीधा सा मतलब है कि जो भी प्रोटीक है, ठीक है, जिनके पास H+ आयन देने की टेंडेंसी है, वो तो एसिड है ही, चलो सही बात है। लेकिन जिनके पास मतलब इनका जो प्रोटीक नहीं भी है, वो भी जो है वो एसिड और बेस की तरह बिहेवियर शो कर सकते हैं। वो कैसे शो करेंगे कि वो एज ए खुद सॉल्वेंट की तरह रहेंगे। किसकी तरह रहेंगे, एज ए सॉल्वेंट की तरह रहेंगे। और सॉल्वेंट की तरह रहकर वह सॉल्वेंट की तरह रहने के बाद क्या होंगे, वह आयोनाइज होंगे। सॉल्वेंट की तरह रहने के बाद आयोनाइज होंगे, और आयोनाइज होकर अपने क्या करेंगे, कैटाइनिक होगा वो एज एसिड के रूप में काम करेगा, जो एनाइनिक होगा एज अ बेस के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑटो आयोनाइजेशन। अब इसके बाद कहा गया कि ठीक है प्रोटीक की बात आ गई, अगर हमारे पास कुछ ऐसे कम्प्लेक्स है जो कि नॉन प्रोटीक हो, जैसे मैं एग्जांपल लगाते हैं, जैसे SO2, अगर F2SO2 है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड ये नॉन प्रोटीक होता है, जब ये टूटता है तो SO2 क्या कहते हैं, SO2 प्लस में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और SO2 2 माइनस में। देखो यही सल्फर डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे प्लस में टूटा तो एज ए एसिड के रूप में होगा, और ये टूटेगा तो एज अ बेस के रूप में कहलाएगा। इस तरह से SOCl2 जब ये टूटता है तो SO2 प्लस में और क्या 2Cl माइनस में, एज ये एसिड के रूप में होगा, और ये क्या होगा एज बेस के रूप में होगा। इसी तरह से सोडियम Na2SO3 जब ये टूटता है तो 2Na प्लस में और SO3 2 माइनस में, ये एज एसिड के रूप में काम करेगा, और ये एज बेस के रूप में काम करेगा। इस तरह से हमारे पास पता है आपको बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हमको मिले। आप अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि जब आप SOCl2 को जब Na2SO3 के साथ अगर आप मिलाते हैं तो ये क्या है, SOCl2 जनरली जो होगा वो एज एसिड के रूप में काम करेगा, अगर ये एज बेस के रूप में काम करे। क्यों ऐसे, तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा 2Cl माइनस यहाँ से, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा 2NaCl बनाएगा, 2NaCl बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से SO3 SO2 ये आपस में मिलेगा तो SO2 बनाएगा, तो ये क्या होगा एज सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। तो कह सकते हैं कि एसिड बेस ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन जो होता है वह हमेशा क्या होता है, दो क्या कहते हैं, जो सॉल्वेंट के रूप में जब आपस में सब मिलते हैं तो वह आयोनाइज होकर नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी बड़े अच्छे तरीके से होती है। इसमें से में अगर आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को लेते हैं OPCl2, ठीक है, तो जब OPCl3 जब इसको हम कहते हैं POCl3, समझो ऐसे फास्फोरस को, तो ये जब टूटता है POCl2 टूटता है तो टूटता है किस में, OPCl2 माइनस में और Cl। इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वह अपना टूट कर नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो बड़े आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इनके। अब देखो सबसे बड़ा चीज होता है कि इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो आयोनाइज होते हैं, तो ये आयोनाइजेशन जो होता है हम आगे चलकर इसको फ्री लिविंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, क्योंकि ये आसानी से अपने खुद आयोनाइज हो रहे हैं और अपने आयंस को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अपने आयंस को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आयन छोड़ने की जो टेंडेंसी होती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लिविंग इफेक्ट। लिविंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो कम्प्लेक्स है जो एज ए लिक्विड स्टेज में सॉलिड सॉल्वेंट के रूप में हो, तो क्या करेगा कि जो अपने जिस आयंस के साथ वो बाइंडिंग था वो सॉल्वेंट बनने के बाद क्या करता है, वो सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेट होना मतलब लिविंग करना, छोड़ देना, इसीलिए उसको हम लिविंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो एक काम करो,
नीचे लिखो द लिविंग इफेक्ट इज ऑल्सो फॉलोड दिस सिस्टम, ऑल्सो फॉलो दिस सिस्टम। अब कैसे लिविंग इफेक्ट काम करता है थोड़ा सा हम आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे में मान लीजिए कि हमारे पास अगर HCl है, अगर ये H2O के साथ मिलता है, ध्यान दें HCl H2O के साथ मिलेगा तो ये अपना H प्लस आयन इसको देगा, तो ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन और ये Cl माइनस। ये अपना इसको अपने क्या करता है स्ट्रक्चर, इसको अपना एक H प्लस आयन डोनेट करता है। लीव करना मतलब छोड़ना, इसे कहते हैं लिविंग इफेक्ट, ठीक है। उस तरह से HNO3 जो है जब H2O के साथ मिलता है तो ये फिर अपना क्या करेगा NO3 माइनस, यानी कि यहां से बनेगा हाइड्रोनियम आयन और NO3 माइनस आयन। उस तरह से H2SO4 जब H2O के साथ मिलेगा तो बनेगा ना हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं अपने आयनाइजेशन के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब एक काम करो, नीचे लिखो एडवांटेज ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, एडवांटेज ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। लिखिए द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस गिवन बाय द सॉल्वेंट कंसेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटोनिक, प्रोटोनिक ब्रैकेट में लिख लो NH, ब्रैकेट में एग्जांपल में लिख लो H2O जो लिखवाए थे ना अभी NH3, N2H4, HF, H2SO4 etc, as well as नॉन प्रोटिक, वो प्रोटोनिक लिखवाए थे क्या, वहां प्रोटिक कर लेना, नॉन प्रोटिक ब्रैकेट में लिखो SO2, COCl2, BRF3, N2O4 etc solvent that is definition is applicable for aqueous, aqueous ब्रैकेट में लिखो H2O as well as non aqueous solvent, as well as non aqueous solvent, एग्जाम्पल में लिखो NH3, N2H4, HF, H2SO4, acetic acid, COCl2, BRF3, N2O4 etc as well as non-aqueous solvent, ठीक है। चलिए ने कहा कि वह जो होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वह इसको अगर लिक्विड स्टेज में नहीं भी रखें, अगर कोई एक्वस सॉल्वेंट में ना भी रहे तो वो भी क्या करता है कि अपने सेल्फ आयनाइजेशन की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखो लिमिटेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, मतलब क्या ड्रॉबैक था, लिमिटेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। लिखिए पहला लिखिए according to concept the definition of acid and base is based on, according to concept the limitation of acid and base is based on the nature of solvent, nature of the solvent, cation and solvent anion obtained by the autoionization, the autoionization of the solvent, autoionization of the solvent। दूसरा लिखिए according to this concept acid base reaction take place in absence of solvent cannot be explained, that is acid base reaction take place only in the, acid base reaction take place only in the presence of a solvent। next
द कंसेप्ट कैन नॉट account for acid base reaction. The concept cannot account for acid base reaction occurring is non-ionization element like benzene C6H6, benzene C6H6, क्लोरोफॉर्म CHCl3 etc. ठीक है, तो इतनी तो कहानी थी। आज हम लोग पूरा लक्स फ्लोट कंसेप्ट को सीख लिए, फिर उसके बाद सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट को सीखे। अब हम जो अगले कंसेप्ट में सीखेंगे, जो अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग सीखेंगे लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट क्या है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा लुईस एसिड बेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लुईस एसिड बेस कंसेप्ट जो है जनरली ये हमारे केमिकल बॉन्डिंग को याद दिलाता है, और ये ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए सिस्टम लाया गया था। क्योंकि ये एसिड बेस का कंसेप्ट भले ही इसे ज़बरदस्ती बनाया गया, लेकिन इसका जो मेन मोटो था वह ऑक्टेंट रूल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेंट रूल के आधार पर ही इसे बनाया गया। ठीक है, तो क्या थी लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट, क्या है नथिंग, क्या है लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट, उसमें क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या परिवर्तन है, जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो जरूर उसको कवर करेंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा, आप हमारे लेक्चर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आपको क्या मतलब, क्या हमें और परिवर्तन करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, इतना आप ज़रूर करिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।